हाँ, तो अपने 60 वर्ड्स की जो सीरीज़ थी वो कंटिन्यू चल रही है और आज ये अपना है पार्ट 8, ठीक है, 8वां पार्ट है। और आज 8वें पार्ट के हिसाब से अगर पर डे 60 अपन देखें तो 480 वर्ड्स अपन याद कर चुके होंगे। हालांकि बीच में एक बार मिक्स टेस्ट लेना चाहूँगा मैं आपका, जो आपके कल संडे को हो जाएगा। तो याद रहे आपको कि इन 480 में से अभी जो पार्ट 8 चढ़ जाएगा, इसे शाम को टेस्ट है इसका P8 का लाइव टेस्ट होने के बाद में कल आपका जो संडे है उसको एक टाइम फिक्स कर देंगे और 480 का एक साथ मिक्स टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पुनः वापस पिछला रिवीजन कर लेना। बहुत बढ़िया सा शानदार इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए और एक मिसलेनियस टाइप का टेस्ट रखेंगे, ठीक है, जिसमें इन सबको मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन, पहला टॉपिक है अपना विलोम शब्द। विलोम शब्द अपन देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का विलोम होता है परसर्ग या अपसर्ग। उपसर्ग का उल्टा क्या होता है? परसर्ग या अपसर्ग। वैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है निकृष्ट, उत्कृष्ट क्या होता है? निकृष्ट। उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपकार का, देखो बहुत इजी है, उत का निकृष्ट हो गया, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो गया, काफ़ी सुने हुए वर्ड है। उपकार का अपकार हो गया, उप का अप। उत्थान होता है एक तो उठाना, एक होता है पतन, खत्म कर देना, नुकसान कर देना, पतन। एक होता है उत्तम, उत्तम अच्छा, उत्तम अधम, ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष, उऋण का ऋणी, एक होता है उऋण, ठीक है, जिसके कोई कर्जा मतलब वो लेने वाला हो, ऋणी, उल्टा ऋणी हो जाएगा। फिर उपचय, उपचय मतलब उन्नति करना और अपचय मतलब नुकसान या हानि। उपचय उन्नति और अपचय हानि, ठीक है। उपचय अपचय ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, साइंस में ऐसे वर्ड अपन यूज़ करते हैं। तो उपचय मतलब उन्नति और अपचय मतलब हानि। वैसे ही उन्मिलन, उन्मिलन का हो जाएगा निमिलन। एक तो होता है उन्मिलन, जैसे यहाँ पर भी ऐसा ही था, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में नी आया निकृष्ट, वैसे ही इसमें भी उन्मिलन में निमिलन। एक तो था उन्मिलन, एक होता है निमिलन, नहीं मिलना, ठीक है। ऐसा मतलब अंदाज़ा लगा लेना, काफ़ी ईजी है। उपचय का अपचय हो गया, उऋण का ऋणी हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा है। हो सकता है उऋणी का अनऋणी, उन्ऋणी कुछ भी आ जाए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऋणी। अब हम बात करते हैं पर्यायवाची, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन अच्छे से अपन इसको करना चाहेंगे। जैसे कि जल है, जल में आपको पहले से कितना आता है वो आपको पहले से देखना है कि ये तो मुझे आता है, अगर ऑप्शन में मुझे दिख जाएगा तो मैं वैसे टिक कर दूंगा। बचे हुओं को याद करना है बस, ठीक है। जैसे कि जल में आप, अगर मैं इधर से देखूं तो नीर सबको पता है, नीर है, सलील है, जीवन है, तोय है। और मेघ पुष्प, मेघ मतलब बादलों से जो बरसता है, मेघ पुष्प वो होता है। अबू आब, अब आप अमृत हो जाएगा। फिर आपका पय हो जाएगा, पयस पानी और पानी है, ये सब आप याद कर सकते हैं। कोई 2-4 बचते हैं, अबू आब, अबू आब, अब और आप, ठीक है। जैसे अबू से ए से आया वैसे ऐसे आ जाएगा, अबू से आब वैसे अब से आप, तो हो गए 4। और उसके बाद में उदक, उदक के बाद में सारंग और रस, वैसे रस भी पानी का ही होता है, वो तो आप जोड़ सकते हो। सारंग, अबू आब, अब आप और उदक, बस इतना सा याद करना। बाकी ऑप्शन देखते ही आप तुरंत क्लिक कर जाओगे, ये तो जल के ही हैं, ठीक है, क्योंकि अपने वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में अगर क्लिक कर जाते हैं अपन तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे ही होता है जगत, जगत का उल्टा हो जाएगा जग, जग से ही जगती, ठीक है, दोनों एक जैसे ही है। संसार, दुनिया, विश्व, ये सब आपको पता है। और वैसे भव भी याद होता होगा, जहान, जहान भी याद है, सारा जहान, ठीक है, सिर्फ भव बचता है। मेरे हिसाब से जगत तो पूरा याद हो गया, जगत में तो कुछ है भी नहीं, हाथों हाथ याद हो गया। जग, जगती, फिर अपना विश्व है ना, संसार हो गया, जहान हो गया, भव हो गया, और दुनिया तो खैर ही दुनिया हो गई। जीभ, टंग, टंग उसका हो जाएगा जीवा, सबको आता है। जुबान, जवान आता ही है। और जीभ से अपन किसी चीज़ का रस या स्वाद लेते हैं ना, तो रसना है, रसला है, रसज्ञा, रसिका, सब रस 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 सब जीभ है। तो मतलब जीभ तुरंत, तो मतलब जगत याद हो गया, जीभ याद हो गया। यही मैं कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझो, बहुत ज़्यादा आसान है ये, खूब सारी चीज़ें, लेकिन रटोगे तो मुश्किल है। इसलिए मेरी टेक्निक से पढ़ते जाओ मेरे साथ के साथ, ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे, ऑप्शन आप टिक कर जाएंगे। वैसे जीव है, जीव में जीवन है, प्राण है, प्राणी है, चैतन्य है, जान, तुरंत याद हो गया। जीव भी कंप्लीट, मतलब हर वर्ड आपका सुना हुआ है, आराम से ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस उनको याद करना है, बाकी किसी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये भी हो गया। अब है जवान, जवान यानी यंग जो होता है, युवा, युवक, किशोर, तरुण, ये सब जवान के ही होते हैं। एक वय प्राप्त, ये थोड़ा सा दे सकते हो, वय प्राप्त,
बाकी या जिसको वय प्राप्त हो, मतलब जिसको शक्ति प्राप्त हो, एनर्जी प्राप्त हो, वैसे याद हो सकता है। बाकी चाहो तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, बाकी जवान का भी हो जाएगा। एक होता है झंडा, ये झंडा है, ठीक है। झंडे की मैं अगर बात करूँ तो ध्वज सुना हुआ है, ध्वजा सुना हुआ है, और ये हमारा निशान होता है, पहचान होती है। पताका सुना हुआ है, सब पताका, झंडा को कहते हैं पताका, ठीक है, सबको सुना हुआ होगा। और ये दो अगर देख सकते हो, केतन और वैजयंती, ये झंडा के दो पर्यायवाची और देख लेना, केतन और वैजयंती। बाकी सब के सब आप आराम से देख सकते हो, जिनका ऑप्शन देखते ही दिमाग क्लिक कर जाएगा। ऐसे होता है झूठ, झूठ का असत्य सबका सुना हुआ है, मिथ्या सबका सुना हुआ है। अनृत और मरीषा देख सकते हो दोनों, है ना, तो ये दोनों देख लो, बाकी तो सब दोनों तैयार हो जाएंगे, और दो आपको देखने हैं। फिर तरु, तरु जानते होंगे, पेड़ को कहते हैं, तो पेड़ हैं, पादप हैं, वृक्ष है ना, सब दोनों याद हो जाएंगे। पेड़ जानते हो, पादप जानते हो, वृक्ष जानते हो, और रूख जानते, कहते हैं रूख, ये अपने राजस्थानी वर्ड भी होता है रूखड़ा, कहते हैं ना कि आजकल तो यार रूखड़े कम पड़ गए, रूखड़े सूख गए, इतनी धूप गर्मी पड़ गई, रूखड़े सूख गए। रूखड़े का मतलब पेड़ पौधे होते हैं, मारवाड़ी के अंदर रूखड़ा कहते हैं पेड़ पौधों को, तो रूख हो गया। और अपन जब राजस्थान को जो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, रूख के ऐसे ना। सरोरू है, सरोरू भी इसी का होता है। गाछ और अगम शायद नहीं सुना होगा, दो याद कर लेंगे। फिर आती है तलवार, तलवार में खड़क सबका सुना हुआ है, खड़क है ना, खड़क हो गया, कृपाण हो गया, बाकी तो शायद नहीं सुना होगा ना। अस्सी, चंद्रहास, करवाल, बिल्कुल तीनों नए हो सकते हैं आपके लिए समझते हुए, अस्सी, चंद्रहास और करवाल। बाकी तलवार के खड़क और कृपाण आपको आराम से याद हो जाएगी। फिर आती है तालाब, तालाब में सर हैं, सरोवर हैं, ताल हैं, ठीक है, पुष्कर हैं। फिर इसके बाद में जलाशय हैं। वैसे सर, सरोवर, सरसी, ये तो एक जैसा ही है, सर, सरोवर, सरसी। इसके बाद में आपके तड़ाग, पद्माकर और एक होती है रिद्ध, तीन आपको याद करने, बाकी आराम से आपको याद हो जाएंगे तालाब के भी। तो ये है टेक्निक जिसमें आप क्या किया करो, नोट तो सबको करना है, और जो मुश्किल है उनको सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दो, ऐसे टिक मत करना आप तो, वरना आपको थोड़ी काटछांट हो जाएगी। ये तो मैं आपको समझाने कर रहा हूँ, बाकी सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दो कि इस वाले वर्ड को मुझे स्पेशल देखना है, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गए अपने पर्यायवाची। शब्द युग में थोड़े कन्फ्यूजिंग ज़रूर होते हैं, इसको भी अपन देखना चाहेंगे। इसमें देखो, एक होता है अवलम और अविलम, ये दोनों जोड़ा है, ठीक है। फिर अवधि और अवधि और अविधि, तीनों एक साथ याद करने हैं। फिर आपके अभिराम और अविराम, ये दोनों याद करने एक साथ। एपथ्य और एपथ्य, तैमे और इसमें तैमे और थे में फ़र्क है। एक होता है अनुराग और विराग, ये जोड़े हैं। शब्द युग्म हैं, जोड़े हैं, पैर बने हुए आएंगे। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है, ठीक है। जैसे कि अवलंब, ठीक है, ये बिंदी नहीं लगी हुई यहाँ पर, अवलंब कर लेना इसको। अवलंब का मतलब होता है सहारा। वही एक होता है ना अविलंब, मतलब बिना देरी किए, यानी कि तुरंत, बिंदी नहीं लग रही है, तुरंत या बिना देरी किए, ठीक है, बिना देर के लिए, ठीक है, बिल्कुल बिना देर किए। ऐसे होता है अवधि, अवधि एक टाइम पीरियड होता है, समय अवधि। लेकिन अवधि ये एक भाषा है, हिंदी की एक बोली है, हिंदी की एक बोली है अवधि, अपने पढ़ा भी था जब अपने हिंदी वाला चैप्टर पढ़ा था, आपके क्लास 12 में पढ़ा था बेसिक हिंदी। तो अवधि छोटा तो होता है समय अवधि, टाइम पीरियड। धी बड़ा एक बोली हो गई। और अविधि, वह में भी छोटे की मात्रा, दह में भी छोटे की मात्रा। अविधि वो होता है कानून के विरुद्ध, उसे बोलते हैं अविधि। मतलब ए का मतलब नेगेटिव होता है, और विधि से पहले ए लगा दो, अविधि। तो ए का मतलब जो विधि न हो, मतलब विधि के कानून के विरुद्ध। ए का मतलब नेगेटिव होता है ना, वैसे ही। तो अविधि मतलब विधि के खिलाफ, विधि के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध। वैसे ही अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। एक होता है अविराम, मतलब बिना रेस्ट करे, विराम का मतलब रेस्ट करे, बिना रुके, बिना थके, निरंतर जो चलने वाला होता है वो अविराम होता है। वैसे ही पत्ते, पत्ते संतान है, पत्थे परहेज होता है, पत्थे में परहेज है, पत्ते संतान है। वेरी इजी, इनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, बाकी सब समझ में आ रहे हैं। अनुराग करना, प्रेम करना। लेकिन विराग होता है थोड़ा उदासीन या विरक्ति, कि क्या मतलब आप विराग क्यों करोगे, थोड़ा उदासीन टाइप जो बैठा रहता है वो विराग। अनुराग होता है प्रेम करना। तो ये कुछ जोड़े थे जो आराम से मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। अब अपन देखते हैं समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द भी काफ़ी इजी होते हैं। द्वेष, द्वेष का मतलब शत्रु के प्रति विरोधी भाव द्वेष कहलाता है। वैसे ईर्ष्या, दूसरों की प्रगति सहन न कर पाने से हानि उत्पन्न भाव। ईर्ष्या कौन करते हैं, जो दूसरों की प्रोग्रेस को देख के जलते हैं। और आजकल की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पॉइंट है, हर कोई दुखी किससे दुखी है,
वो अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है ना। तो हर कोई ईर्ष्या करता है, जो कि बहुत ही जेलस, बहुत ही गलत चीज़ है। दूसरों की प्रगति सहन न कर पाने से हानि उत्पन्न भाव। एक होता है स्पर्धा, ये कंपटीशन है, ये तो होना चाहिए, कंपटीशन तो होना चाहिए, आपके भी होना चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए। अगर किसी का 95 आ रहा है तो आपको 96 लाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर 95 वाले को 96 के इससे ज़्यादा आए, वो कंपटीशन होना चाहिए, स्पर्धा होनी चाहिए। मतलब विकास में, मतलब डेवलपमेंट में अन्य लोगों से आगे बढ़ने की भावना, डेवलपमेंट में, विकास में जो अन्य लोग हैं, अदर जो लोग हैं, पीपल है, उनसे आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए, वो स्पर्धा कहलाती है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता क्या होती है? ये भी एक तरीके से कंपटीशन है। तो समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक सहभागिता का कार्यक्रम एज लाइक आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं या जो उस मेरिट के क्राइटेरिया में आ जाता है, उस वो प्रतियोगिता में जीत जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, वरना सिलेक्शन नहीं होता। तो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव का ज़माना है। तो समान लक्ष्य, सभी का लक्ष्य है कि नौकरी लगना, और जो इसमें अच्छा स्कोर करेगा वो जीत जाएगा। तो समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रूप से, मतलब इकट्ठे रूप से, लाखों की भीड़ होती है ना, सहभागिता का जो कार्यक्रम होता है वो प्रतियोगिता कहलाता है। प्रबंध, प्रबंध तो जानते होंगे, मतलब कंट्रोल करना, प्रबंध करना, निगरानी करना। तो ये कि निबंध से बड़ी किसी विषय पर एक विस्तृत और नवीन अनुसंधान पर एक रचना। वैसे थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज है तो लिखी हुई भी डिफरेंट है। प्रबंधन अलग है, प्रबंध है, प्रबंध मतलब किस निबंध से बड़ी होनी चाहिए, निबंध से किसी भी विषय पर एक विस्तृत और एक नवीन अनुसंधान पर कोई रचना हो, जो क्रिएटिव कोई रचना हो, वो सब इस प्रबंध में आ जाएगी। निदेशक सुना होगा, किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला शुश्रूषा अधिकारी होता है निदेशक। कहता नहीं यहाँ के निदेशक महोदय कौन है? निदेशक वो एक अधिकारी होता है जो किसी व्यवस्था के संबंध निर्देश देने वाला होता है। वो एक निरीक्षक होता है, जैसे पुलिस उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिस उप निरीक्षक, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर, और उसको हिंदी में क्या बोल देंगे? पुलिस उप निरीक्षक। उप निरीक्षक सब का मतलब उप, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक। तो किसी व्यवस्था की देखभाल एवं जांच करने वाला निरीक्षक होता है इंस्पेक्टर, इंग्लिश में इंस्पेक्टर हो गया। एक होता है परीक्षक, सम्राट किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करने वाला, सम्राट के किसी ऐसा सम्राट कॉमा लगा लो चाहे, एक सम्राट होता है परीक्षक, जो किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करने वाला, तो वो परीक्षक होता है। ठीक है, कि इस वस्तु में क्या मतलब कितनी खूबियां हैं, कितनी अच्छाई है, वो क्रिएटिव जो मतलब क्या इसमें कमी है उसको दूर करने वाला, गुणवत्ता की जांच करने वाला। एक निधन है ना, डिमाइज, वो एक होता है मृत्यु, दोनों में फ़र्क है, डेथ। डिमाइज और डेथ में फ़र्क है। निधन का मतलब किसी महान लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, तब कहते हैं निधन हुआ। मृत्यु किसी सामान्य व्यक्ति का जो देहावसान होता है कहते हैं मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज तक मेरे हिसाब से आपने पहली बार सुने होंगे। निधन का मतलब है किसी महान या लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु, और निधन वर्ड यूज किया जाता है। और मृत्यु किसी सामान्य व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, जो उसके देते हैं उसकी मृत्यु हो गई या फिर डेथ हो गई। तो ये थे अपने समानार्थक शब्द। अब बहुत बढ़िया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी काफ़ी लेवल के आते हैं आपके। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन जिसे अपन बोलते हैं, बहुत तगड़े ध्यान रखना। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल नज़दीक ऑप्शन आएंगे और ये जल्दी से आपको याद नहीं होंगे, इसलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन, वो क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है, उच्छिष्ट। ठीक है, और ऊपर की ओर जाने वाला व्यक्ति, ये तो पता है उधर्वगामी होता है, ऊपर की ओर जाने वाला उधर्वगामी होता है। ठीक है, तो उधर्वगामी, वैसे गामी का मतलब जाने वाला, लेकिन जो ऊपर की ओर जाता है उधर्वगामी। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, ऊहापोह है। ठीक है, ऐसा प्रवाह जिससे कोई रिजल्ट ना निकले, ऊहापोह है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऊहापोह है जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, तो ऊहापोह। कहते हैं फालतू क्या ऊहापोह कर रहे हो, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं निकले। जो केवल एक आंख वाला हो, वो होता है एकाक्ष या काक। ध्यान रखना, एकाक्ष या काक बोलते हैं, एक आंख वाला। वैसे भी काक्ष, मेरे हिसाब से काक्ष और काक ये सब आपके पर्यायवाची में बने पड़े थे। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है वो होता है ऐषणा। जो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखता है वो ऐषणा होती है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला जो होता है जादूगर, वो क्या कहलाता है? इंद्रजालिक। जो मतलब अपने जाल में फंसा ले, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला जादूगर, वो क्या कहलाएगा? इंद्रजालिक।
इंद्र मतलब इंद्रियां, और जालिक मतलब जाल में फंसाने वाला, ऐसा मान लो इंद्रजालिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के डर को मंत्रों से झाड़ने वाला वो कहलाता है ओझा। क्या कहलाता है? ओझा। सांप बिच्छू के जहर या फिर भूत प्रेत के जो डर को भगा देता है, भय को मंत्र जप के जो झाड़ता है, झाड़ने वाला जो होता है व्यक्ति होता है वो कहलाता है ओझा। ठीक है, ओझा कहलाता है। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत उसे अपन बोलते हैं कथोपकथन। कथोपकथन, कथन के से पहले कथोपकथन। ठीक है, दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। बर्तन बेचने क्या कहलाता है? कसेरा। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला वो किंकर्तव्य विमूढ़। किंकर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। किंकर्तव्य विमूढ़, जो अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ही नहीं करता और ऐसे ही अपना करता रहता है, निश्चय न कर पाना, टाइम वेस्ट करता रहता है, वो किंकर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। अब अपने बहुत ही प्यारे से 5 मुहावरे और 5 लोकोक्ति आगे देखेंगे। ईंट से ईंट बजाना, कहते हैं ना तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब कड़ी टक्कर देना, कड़ी टक्कर लेना। ठीक है। ईद के चांद होना, मतलब कहते हैं ना आजकल तो यार दिखते ही नहीं हो, कभी मिले ही नहीं, ईद के चांद से हो गए हो, मतलब बहुत दिनों में दिखाई देने वाला। उंगली पर नचाना, कोई कहता है ना ये बड़ा मतलब वो उंगली पर नचा के रख दिया इसने, मतलब अपनी इच्छा अनुसार किसी से कार्य करवाना उंगली पर नचाना होता है। उंगली पर नचाना मतलब अपनी इच्छा अनुसार किसी से कार्य करवाना। एक होता है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, कहते हैं ना कि आजकल ये ना वो कहते भी सुना होगा कि आज ज़्यादा मत बोल, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने की कोशिश कर रहा है तू आजकल, है ना, मतलब मुंह ज़्यादा लग रहा है। तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मतलब है कि शुरू में थोड़ा सा सहारा प्राप्त कर, फिर सहारा देने वाले पर ही अधिकार जमा लेना। ठीक है, पहले तो उसी से हेल्प ली और उसी के ऊपर राजपाट बिठा लिया। ठीक है, तो शुरू में तो थोड़ा सहारा प्राप्त कर, फिर सहारा देने वाले पर पूरा अधिकार जमा लेना, जिसने सहारा दिया उसी के ऊपर अधिकार जमा लिया। उड़ता तीर झेलना, ये तो सुना भी होगा कि फालतू तूने उड़ता तीर ले लिया। ठीक है, तो अन्य के संकट को अपने ऊपर ले लेना, उड़ता तीर मोल लेना होता है। 5 लोकोक्तियां देख लो साहब, बहुत इजी है। का वर्षा जब कृषि सुखावे, ठीक है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो हानि को चुकाने के बाद उपचार करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, जब नुकसान हो गया तो अब क्या मतलब है, तो जब बारिश कृषि सूखने के बाद में जब बारिश हो रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। का वर्षा मतलब क्या मतलब वर्षा का, जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूखी गई, फसल सूखी गई, अब बारिश हो रही है, उसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। ठीक है, तो देखो काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, मतलब दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। जो कहते हैं ना आजकल ये दुबले पतले क्यों हो रहे हैं, जो दूसरों के जो हैं कष्ट से चिंतित रहता है कि नहीं यार उसका भला करना चाहिए, देश में हालत ख़राब है, वो वाले। तो काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा, क्योंकि उनको शहर का अंदेशा है, क्योंकि शहर में कुछ दुविधाएं हैं, कष्ट है। काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर अनपढ़। कौवा चले हंस की चाल। ठीक है, तो किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना, जबकि एक्चुअल में आपको पता है कौवा कैसा होता है, झपट्टा मारने वाला होता है। तो कौवा चले हंस की चाल, हंस बहुत प्यारा होता है, तो ये हंस की सिर्फ नकल कर रहा है, जबकि व्यवहार कौवे का हंस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ठीक है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बहुत बढ़िया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो अनमेल वस्तुओं का संग्रह करना, कहीं की ईंट उठा ली तो कहीं का रोड़ा उठा लिया, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, एक बड़ा सा कुनबा जरूर बना लिया, लेकिन कहीं क्या कुछ है, कहीं क्या कुछ है, कोई बैलेंस ही नहीं है। अनमेल वस्तुओं का संग्रह कर लिया, वो तो अच्छी भी नहीं लग रही। ठीक है, ये चीज़ था, मतलब अपना ये पार्ट 8 हो गया है। ज़बरदस्त तरीके से 8 पार्ट कर लिए। 8 6 480 है ना, 480 अपने लर्न कर लिए हैं। अब आपका लाइव टेस्ट शाम को 9 बजे इसके टॉपिक का होने वाला है। वो लाइव टेस्ट नंबर 8 होगा, जो पार्ट 8 है तो वही पार्ट 8 हो जाएगा। और इसके साथ ही भी थोड़ी देर में आपको राजस्थान जीके की शानदार क्लास आ रही है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ना, और उसी टॉपिक का शाम को लाइव टेस्ट भी है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना, तभी जाके कंप्लीट अपना टॉपिक होगा। लेकिन कोशिश करना कि जब लाइव टेस्ट हो उससे पहले इसको याद कर लिया जाए। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर देना। ठीक है ना।